नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सामाजिक जीवन में हर इंसान सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी पीड़ा होगी जिसकी हर सुबह शाम डर में गुजरती है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह अपनों को खोना पड़े तो ये न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि ये मंथन करने वाली बात है कि हम कैसे समाज, कैसे परिवेश और कैसे वातावरण में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पिछले कई सालों के दौरान हुए नक्सली हमलों में हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। हालांकि इसे रोकने की हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि इस समस्या को हमारी सरकारें जड़ से मिटाने में अब तक पूरी तरह सफल क्यों नहीं रहीं? क्या तकनीकों से लैस हमारे सुरक्षा बल इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं, या फिर हमारी सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। क्या मध्य प्रदेश नक्सलियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बीते कुछ महीनों में बालाघाट में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ा है। हालांकि नक्सली हिंसा का बालाघाट में पुराना इतिहास भी है। पुलिस बालाघाट रेंज में कई नक्सलियों को ढेर कर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्सलियों को एमपी सुरक्षित पनाहगार की तरह लगने लगा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 3 दशक से पसरे लाल आतंक का अब एक और नया ठिकाना बनता दिख रहा है। चौतरफा घेराबंदी के बाद नक्सली मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जंगलों को नए कॉरिडोर के रूप में तैयार कर रहे हैं। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व पर नक्सलियों की नजर पड़ गई है, तो क्या मध्य प्रदेश लाल आतंक का नया अड्डा बन गया है? क्योंकि बीते कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में नक्सली मूवमेंट काफी बढ़ा है। इसके पीछे एक वजह बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का दबाव भी हो सकता है। बालाघाट रेंज में इस साल अब तक 7 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें से कई खूंखार नक्सली भी शामिल हैं। काउंटर हुआ था जिसमें कि सबसे पहले रात में करीब 10:30-11 के आसपास जो जब नक्सली दलम ने पुलिस पार्टी को यहाँ पे देख के घेराबंदी और चैलेंज को देखते हुए उन्होंने फायरिंग किया। उस दौरान फायरिंग हुई और उसके बाद जब सुबह हम लोग सर्चिंग किए, जब सुबह दिन उजाले में, तो तब हमें एक बॉडी प्राप्त हुई। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में और आगे बढ़ने पर जो करीब यहाँ से पूरा आधा 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भी सर्चिंग की गई थी। उस दौरान एक घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक और नक्सली छुपी हुई थी, जिसने कि पुलिस पार्टी का पुनः फायर किया और पुनः दोबारा से ही पार्टी ने पोजीशन पूरा लेके दोबारा से सुबह भी एक एनकाउंटर हुआ। दरअसल नक्सली सुरक्षा बलों से बचने के लिए मध्य प्रदेश के जंगलों की ओर भागते हैं। नक्सलियों को मध्य प्रदेश सुरक्षित पनाहगार की तरह लगता है, लेकिन नक्सली मूवमेंट बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में किसी भी आतंकी संगठन को पनपने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री ने इस मामले में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार ने ढील दी, इसलिए नक्सली घुसपैठ बढ़ी। 15 साल हमने मध्य प्रदेश में नक्सलियों को घुसने नहीं दिया। फिर कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उनने ढील दे दी। अब हमने फिर सख्ती के साथ में, अभी परसों ही 2 मारे हैं नक्सली। उसके पिछले महीने में आप चले जाओगे तब 2 नक्सली हमने किए। तो हम नक्सल गतिविधियां हो या सिमी की गतिविधियां हो या किसी भी डाकू का मूवमेंट हो, मध्य प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। कई दशक से नक्सली मध्य प्रदेश में अपने पैर जमाने की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं। 90 के दशक के बाद नक्सलियों ने मध्य प्रदेश में फिर अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। कान्हा नेशनल पार्क के रास्ते नक्सली अपना कॉरिडोर तैयार करने में जुटे हैं। तो क्या नक्सलियों का ये मूवमेंट प्रदेश में उनके नए ठिकाने की ओर इशारा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और कई सुलगते सवाल इससे जुड़े हमारे सामने खड़े हैं। आज उन्हीं सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे वो हैं मनीष गुप्ता जी। आप नक्सल मामलों के जानकार हैं और जगदलपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष साहब, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे विशेष संवाददाता निशांत बिसेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बालाघाट से हैं। मनीष साहब, आपके पास आना चाहूँगा मैं सबसे पहले।
1967 में तकरीबन जब इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद स्टीपल चेस और फिर ग्रीन हंट और उसके बाद फिर प्रहार, 3 बड़े ऐसे मूवमेंट हैं जो हम चला चुके हैं। लेकिन क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि सरकारें अब तक इस नक्सलवाद को जड़ से नहीं मिटा पाई? देखिए सोहेल जी, जहाँ तक नक्सलवाद की बात है, नक्सलवाद जो है 1967 से नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ जी। इस दौरान 2020 आते आते कई पड़ाव पार करके आया है और ये जो भी वर्तमान दौर है ये नक्सलवाद का सबसे हाईटेक दौर है। आमतौर पर पहले भी नक्सलवाद के बारे में ये कहा जाता रहा है कि पीपुल्स वार, एमसीसी, जन प्रतिघटना और सीपीआई माओवादी, ये आज संगठन जो है वो हमारे इलाके में सक्रिय है जी। आमतौर पर माओवादियों के खिलाफ ये बोला जाता रहा है कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा से शुरू होकर के ये हिंसा के एक शीर्षस्थ स्तर तक पहुंच गई है। ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो गुरिल्ला वारफेयर में दक्ष हैं, गुरिल्ला तकनीक उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और गुरिल्ला तकनीक की सबसे बड़ी चीज ये है कि इनकी ये तकनीक कहती है कि जब जिस इलाके में हमारा आधार इलाका है उस इलाके में यदि दुश्मन यानी पुलिस को कहते हैं, वो अगर पुलिस मजबूत हो जाए और हम उनका अगर सीधे सीधे सामना नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में हमको सरेंडर होकर के दूसरे उन इलाकों की तलाश करनी चाहिए जो हमारा मजबूत गढ़ बन जाते हैं। ठीक। बाद में जब ये इलाके खाली हो जाएं, इस इलाके में हमारे स्लीपिंग सेल के रूप में उनके जो कैडर वो ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, वो धीरे धीरे सुसुप्तावस्था में गतिविधियों को संचालन करते हैं जी। और जब पुलिस का ध्यान इस ओर से हट जाता है तो पुनः उस इलाके में अपनी पैठ जमा करके वो माओवादी हिंसा को अंजाम देते हैं। और ये जो है माओवादी हिंसा कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सोहेल जी। बिल्कुल, अगर इस देश के भीतर रहने वाले नागरिकों के भीतर डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, हथियारों के दम पर या तो उनको मार दिया जा रहा है या फिर उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मनीष गुप्ता साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन रुक करूंगा बालाघाट की तरफ। निशांत बिसेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त बालाघाट में आप? क्योंकि जब आप फील्ड पर निकलते हैं और इस तरह की खबरों को कवर करते हैं, हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से बालाघाट में लगातार इस तरह की खबरें छनकर आ रही हैं कि यहाँ नक्सल मूवमेंट बढ़ रहा है। और ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कुछ वजह आपके रिपोर्टिंग के भीतर आपको लोगों से बातचीत में मिली हो, क्यों इस समय छत्तीसगढ़ से ज़्यादा वो इससे सटे हुए बालाघाट में अपना मूवमेंट बढ़ा रहे हैं? क्या उधर कोई डर है, इधर सुरक्षित उनको महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल सोहेल, इस वक्त मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है लगातार इनामी नक्सली भी पकड़े गए, इसके अलावा 3 महिला नक्सली मारी भी गई हैं। तो ये सवाल बिल्कुल सबके जहन में है, क्या नक्सलियों का दखल बढ़ा है? लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि बालाघाट ज़िला अगर इसकी पूरी डेमोग्राफी देखें तो ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहाँ पर इसके एक तरफ छत्तीसगढ़ है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र है। यानी अगर नक्सली दोनों ही राज्यों में गतिविधियों को अंजाम देते हैं किसी भी तरह से, तो उसके बाद शरण स्थली के रूप में बालाघाट जिले के जंगलों को इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके से बालाघाट का जो ये पूरा क्षेत्र है, कान्हा का जोन है, हाल ही में नक्सलियों ने कान्हा भूरमदेव कमेटी भी बनाई है। ये जो जोन है ये पनाहगाह रहा है नक्सलियों के लिए। लेकिन हमने पीछे बीते कुछ समय में देखा है कि यहाँ पर नक्सल मूवमेंट रहा है, महिला नक्सली भी इस दौरान एनकाउंटर में मारी गई हैं। ये विस्तार दलम, ये वक्त जो है विस्तार की एक्टिविटीज़ का है और बालाघाट के रास्ते सीधी सिंगरौली तक नक्सली अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय में बालाघाट की मॉनिटरिंग हो रही है और यहाँ पर एक तरीके से बड़ा फंड भी दिया जा रहा है, पुलिस को इक्विप्ड किया गया है, इसके बाद सर्चिंग बढ़ी है और हम देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस को सर्चिंग में ऐसे इनपुट्स मिलते हैं, मुखबिरों के जरिए जानकारी मिलती है कि कहाँ नक्सली आ रहे हैं। एक बात समझनी होगी कि नक्सली 4 से 5 की संख्या में आते हैं, गाँवों में पहुँचते हैं, विस्तार के लिए अप्रोच करते हैं, जो भी उनके तरीके होते हैं, पद्धतियां होती हैं, और इसके माध्यम से अपने मूवमेंट से ग्रामीणों को, जो आदिवासी हैं भोले भाले, उनसे अपील करते हैं कि वो उनके साथ जुड़ें।
कई लोग जुड़ भी जाते हैं, वो सरकार के खिलाफ भावना पैदा करते हैं। नहीं निशांत, एक बात आपसे समझना चाहूँगा। आपने कहा कि पुलिस को अभी इक्विप्ड किया गया है, उनको इस तरह के तमाम चीज़ें उनके हाथ में दी गई हैं जिसकी वजह से अब वो बेहतर इनपुट हासिल कर पा रहे हैं। इसको मैं इस तरह समझना चाहूँगा कि क्या हमने पुलिस को अभी हाल ही में इक्विप्ड किया तो अचानक से हमें ये पता चलने लगा कि बहुत सारे नक्सली बालाघाट के भीतर घुसे हुए हैं, तो क्या इसका दूसरा अर्थ ये निकाला जाए कि जब तक पुलिस इक्विप्ड नहीं थी तब तक साइलेंटली तमाम नक्सली उस एरिया में बैठे हुए थे और पुलिस को पता नहीं था? अचानक सर्चिंग शुरू करी या वेल इक्विप्ड हुए तो पता चला कि एक के बाद एक नक्सलियों के दल जो हैं मिलते चले जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये एक लंबी प्रोसेस है सोहेल, और सर्चिंग तो हमेशा से चलती ही रही है। लेकिन बीते 3 दशक में 1990 से ये जिला प्रभावित रहा है। 1999 में एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था जब तत्कालीन परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश के लिखिराम कावरे, उनकी हत्या नक्सलियों ने की थी और एकाएक बालाघाट का नाम सुर्खियों में आया था पूरे देश में कि यहाँ किस तरीके से नक्सल मूवमेंट चल रहा है। 2007 के बाद बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ यहाँ पर नक्सलियों की नहीं हुई हैं। 3-4 साल से फिर खामोशी थी, लेकिन अभी बीते 1-2 साल में नक्सलियों का यहाँ पर दखल बढ़ा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नक्सली हैं। वही कुछ उंगलियों में गिने जाने वाली संख्या में नक्सली यहाँ पर पहुँचते हैं, गांव में पहुँचते हैं, कभी राशन के लिए पहुँचते हैं। एक और अहम बात, नक्सली इन क्षेत्रों में, चाहे बालाघाट जिले के लांजी बैहर वाला क्षेत्र हो या फिर कान्हा से सटे इलाके हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी चलते हैं, ठेकेदार यहाँ पर होते हैं, बांस कटाई के काम होते हैं। तो नक्सली यहाँ पर उन ठेकेदारों के पास वसूली के लिए भी पहुँचते हैं। तो ये संख्या बमुश्किल 4 से 5 हो सकती है, कभी 6 हो सकती है, 10 तक हो सकती है। तो इस संख्या में ये ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं, वसूली के लिए पहुंचते हैं। और इसी दौरान जब मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिलती है, हाँ आपने जो बात कही कि क्या एकाएक सर्चिंग शुरू हुई है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। पहले ये बालाघाट जो जिला है ये पुलिस रेंज भी है, यहाँ पर आईजी बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं और एसपी भी बैठते हैं। तो पहले ये होता था कि एक तरीके से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद कमान संभालते थे, लेकिन अब निचले अमले को भी इस तरीके से उन्हें एम्पावर किया गया है कि वो खुद किसी तरह के इनपुट्स पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बदलाव हम पिछले कुछ समय में देख पा रहे हैं। यही वजह है कि नक्सली पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास और कुछ और ग्राउंड रियलिटी आपसे पूछूंगा। इसके लिए पहले रुख करूंगा मैं जगदलपुर की तरफ। मनीष गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप नक्सल मामलों के जानकार हैं। मनीष साहब, बातचीत की शुरुआत में आपने कहा था कि ये तकनीक का दौर चल रहा है। इस वक्त नक्सली जो हैं वो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास आधुनिक हथियार भी हैं और शायद अब वो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसी दूसरी चीज़ें भी हों जिसकी वजह से वो हमारे जो सर्चिंग दल हैं उनकी लोकेशंस को भी ट्रेस कर पाते हों। उसी तकनीक को अगर मैं अपने सुरक्षा बलों के लिए इस्तेमाल करने पर बात करूं आपसे, तो क्या हम उनसे बेहतर नहीं हैं? और अगर ये कि हम उनसे अगर बेहतर हैं तो फिर हम उन्हें मात क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कोई ख़ास वजह इसके पीछे देखते हैं क्या? देखिए, मुझे जहां तक लगता है, जैसा पहले आपने सवाल किया कि क्या नक्सलियों से ज़्यादा तकनीक में हमारी फोर्स आगे है या नहीं, तो मेरा जवाब सीधा सीधा ये है कि पुलिस के पास आज बहुत ज़्यादा तकनीक है, पर वो तकनीक का उपयोग नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसको हमको इस दृष्टि से समझना होगा कि नक्सलवाद आज मध्य प्रदेश में भी अपना पैर पसार रहा है, छत्तीसगढ़ में तो घुसपैठ है ही, महाराष्ट्र में उसकी सक्रियता है, ओडिशा में है और झारखंड में भी है। वहीं पर आंध्र प्रदेश में जहां के नक्सली लीडर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और वो पूरी लीडरशिप वहां पे दे रहे हैं। देखिए, वहां की जो पुलिस फोर्स है और उनकी तकनीक, ग्रेहाउंड्स और एसआईबी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये कहीं ना कहीं इनका जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं बाकी देश के अन्य राज्यों की पुलिस फोर्स से बहुत ज्यादा है। नक्सलियों को सबसे ज्यादा तकनीक के कारण अगर कहीं नुकसान हुआ है तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, क्योंकि वहां की फोर्स नक्सलियों को आइडेंटिफाई करके उनको सर्विलांस पे ला करके उनको जाकर के पकड़ती है और उनका इनकाउंटर करती है। उसके ठीक विपरीत अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी अभी वो तकनीक जो है हावी नहीं है और ना पुलिस इसका ज्यादा उपयोग करती है।
मध्य प्रदेश में तो अभी बहुत छोटा सा हिस्सा है जो नक्सलवाद से सक्रिय है, और ये इसमें भी अभी बेहतर तकनीक का पुलिस ने अभी उपयोग नहीं किया है। मुझे लगता है कि अगर पुलिस जो है माओवादियों के खिलाफ अगर अच्छी तकनीक का उपयोग करेगी तो ऐसा कोई भी चारा नहीं है कि माओवादी अपनी घुसपैठ लगातार बढ़ा सके और मनीष साहब, आपके इस जवाब से एक सवाल और मेरे जहन में आता है। आपने कहा कि पुलिस के पास बेहतर तकनीक है और यकीनन वो नक्सलियों से भी ज्यादा बेहतर तकनीक है। आंध्र प्रदेश का आपने उदाहरण दिया कि वहां की पुलिस ने या सुरक्षा बलों ने उस बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया और तकरीबन जो नक्सल है या नक्सलवाद है उसको कुचलने जैसी कगार तक पहुंच गए हैं। पुलिस, दो बातें आपसे पूछना चाहूंगा। क्या पुलिस को अपनी तकनीक का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत है, छूट है, या फिर आपको लगता है कि पुलिस को भी किसी के निर्देश का इंतजार होता है? अगर इंतजार होता है तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या हमारी सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जिसकी वजह से ये पूरा जो मूवमेंट है ये कमजोर पड़ता है अगेंस्ट नक्सलीज? देखिए, इसको दो तरीके से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है। सरकारों द्वारा तय की गई दिशा निर्देश, गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए पुलिस आगे बढ़ती है जी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं अपने आकाओं की जो है वो निर्देश की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात यह है संकल्प शक्ति का अभाव। कहीं ना कहीं नक्सलवाद को लेकर के सरकारों की जो नीतियां रही हैं, सरकारों का जो संकल्प रहा है वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। बिल्कुल दुखद बात यह है कि नक्सली लगातार हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, लगातार निर्दोष व्यक्तियों को मारते जा रहे हैं, पर आज भी नक्सलवाद के खिलाफ नक्सलवाद की परिभाषा सरकारों ने तय नहीं की है कि ये सामाजिक आर्थिक समस्या है, ये कानून या कानून व्यवस्था की समस्या है। जब तक इस रोग को आप डायग्नोस नहीं करेंगे इसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए सरकारों को सबसे पहले इसकी परिभाषा निर्धारित करनी चाहिए और फिर एक सिस्टम बनाना चाहिए कि हम माओवाद से कैसे निपटेंगे। जब तक ये चीजें सरकार में, प्रशासन में दिखाई नहीं देंगी तब तक नक्सलवाद से पूरी तरीके से निपटना या नक्सल उन्मूलन की कल्पना भी करना बेमानी होगी। ठीक मनीष साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं उस बात से कुछ जुड़े सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं रुख करूंगा इस वक्त बालाघाट की तरफ। निशांत बिसेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, एक नेटवर्क ज़रूर होगा नक्सलियों का जिसकी वजह से उनको ये खबर बालाघाट से दूसरे स्टेट्स तक जाती होगी कि अब फलां जगह पर उगाही करने का वक्त आ गया है, यहाँ पर खनन का काम शुरू हो गया, यहाँ पर जंगल में कटाई का काम शुरू हो गया। दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पुलिस का नेटवर्क उनसे ज़्यादा मजबूत नहीं है? और दूसरी बात ये कि क्या पुलिस ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित नहीं करती जो संभावित नेटवर्क हो सकते हैं नक्सलियों के? क्या उनकी ट्रेसिंग करके हम उस आने वाले मैसेज जो अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इधर से ट्रांसफ़र होकर वहाँ तक जाने वाला है उसको हम डिकोड नहीं कर पाते क्या? पहला जो आपका सवाल है, पुलिस कितनी बेहतर है नक्सलियों से, तो बीते कुछ समय में जिस तरीके से फंड यहाँ पर अलॉट होता है, बालाघाट चूंकि चुनिंदा ज़िला है जहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ बात नहीं है, तो यहाँ एक बड़ा फंड आता है और इसका परिणाम ये हुआ है कि बीते कुछ समय में बालाघाट ज़िले के दूरस्थ अंचलों में जो कि बहुत सघन जंगली इलाके हैं वहाँ पर रोड बनाई गई है, वहाँ पर मोबाइल टावर लगाए गए हैं। तो इस नेटवर्किंग का फ़ायदा ये हुआ है कि सर्विलांस बढ़ा है। और जो दूसरा आपका प्रश्न है कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में संगम सदस्य हैं जो हार्डकोर नक्सली नहीं कहे जा सकते, ये नक्सलियों के सहयोगी होते हैं एक तरीके से। और अगर नक्सली यहाँ पर पहुँचते भी, जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था कि चाहे राशन लेने वो पहुँच रहे हों, वसूली करने वो पहुँच रहे हों या फिर विस्तार की गतिविधियों के लिए पहुँच रहे हैं, तो वो ग्रामीणों में घुले मिले लोग होते हैं। ग्रामीणों को या तो वो डरा सकते हैं या तो अपनी विचारधारा से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं के बीच के रचे बसे लोग हैं, इसलिए ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन पुलिस की तरफ से मुखबिर तो होते हैं और यही मुखबिर जो एक्शन होती है पुलिस की, उसके लिए अहम कड़ी और अहम किरदार का निभाते हैं। ठीक सोहेल,
महत्वपूर्ण बात है। मैं रुक करूँगा एक बार फिर से मनीष गुप्ता साहब की तरफ। नक्सली मामलों के जानकार हैं, जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष साहब, सवाल हमने ये भी देखा है कि जब जब देश में चुनाव आते हैं या फिर इन स्टेट्स में चुनाव आते हैं जहां पर नक्सल अपने सिर उठाए हुए हैं, एक राजनीतिक मुद्दा भी हर इलेक्शन में ये बनता है। आपको क्या लगता है कि सरकारें इससे निपटने के लिए वादे तो बहुत करती हैं हर इलेक्शन में, हालांकि ये सवाल राजनीतिक है या फिर राजनीति से जुड़ा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अगर आप इसका जवाब दे सकें, क्या सियासी दल इस मुद्दे को शह देते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि सियासी दलों के शह देने की वजह से नक्सलियों ने सिर उठाया है? अगर एक बार फैसला किया जाता कि सिर कुचलना है तो फिर कुचलना ही है। देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है। सियासी दलों का संरक्षण, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये बोलना चाहूंगा कि नक्सलियों को हर हाल में राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता रहा है और आगे के भी जो हालात हैं, अगर उनसे सरकार ने ठीक से नहीं निपटा तो आने वाले समय में इसको रोकना भी संभव नहीं है। देखिए, हम लोकतंत्र की जिस परिभाषा में जी रहे हैं, लोकतंत्र या कहें भीड़ तंत्र, जहां पर सिर गिनने का काम होता है, तो ऐसे इलाकों में, ऐसे सिस्टम में हमको लोगों की आवश्यकता पड़ती है और लोग, अगर हमारा जनाधार कमजोर है तो ऐसे सिरों के गिनने से हम दलीय आधार पर मजबूत होते हैं, वैचारिक रूप से भी मजबूत होते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक हित और राजनीतिक जो टारगेट है ये भी पूरे किए जाते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अभी जो छत्तीसगढ़ में झीरम कांड हुआ था, इस कांड में कांग्रेस ने लगातार ये आरोप लगाया है कि ये सुपारी किलिंग है। सुपारी किलिंग, अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है तो ये सुपारी किलिंग का आधार क्या है? कहीं ना कहीं इसकी जड़ों में संरक्षणवाद पनप रहा है, फल फूल रहा है। एक बात आपको और कहना चाहूंगा, बालाघाट की चूंकि चर्चा हुई है, देखिए बालाघाट का चूंकि मैं यहां पर कई अधिकारियों से बातचीत होती रही है, बालाघाट में पिछले 3 वर्षों से लगातार नक्सलियों की आमदरफ्त की सूचना छत्तीसगढ़ को भी मिलती रही है। छत्तीसगढ़ के जो लगा हुआ इलाका है, यहां पर माओवादियों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का गठन कर लिया है। जोनल कमेटी का गठन होना इस बात का प्रतीक है कि यहां पर माओवादियों ने अपनी पैठ मजबूत कर ली है, क्योंकि एक जोनल कमेटी के अंदर में कम से कम 3 डिविजनल कमेटी और 8 एरिया कमेटी निर्धारित होती हैं। तो ये जो सीमाई इलाके में इन्होंने जो एक कॉरिडोर बनाया है, ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को लगातार डैमेज कर रहा है। कभी माओवादी मध्य प्रदेश में चले जाते हैं तो कभी छत्तीसगढ़ में तो कभी महाराष्ट्र में। ये ट्रायंगल जो है ये कहीं ना कहीं सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकारों ने अगर इसको टारगेट नहीं किया, ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं हुए हैं, अगर सरकारों के बीच में समन्वय नहीं बना तो इसे तोड़ना मुश्किल होगा और कठिन भी होगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। निशांत, मेरे पास समय कम है, मैं फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर कसते हुए शिकंजे को देखकर क्या नक्सलियों को यह महसूस होता है कि मध्य प्रदेश उनके लिए एक पनाहगार साबित हो सकता है? फाइनल कमेंट आपका। जी बिल्कुल सुहेल, जैसा मनीष जी ने भी अभी कहा कि एक नक्सल कॉरिडोर की संकल्पना तो पहले से ये करते ही रहे हैं। पहले बालाघाट जिले को और सीमावर्ती जिलों को यहाँ पर शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस कॉरिडोर को ये बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। यानी ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर नक्सल दखल बढ़ता है तो ये सीधी सिंगरौली, जो बालाघाट से सटे मंडला जिले हैं और जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य है और
जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है, इन इलाकों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। हम देखते हैं जब हम बालाघाट यानी कान्हा का जो क्षेत्र है इसे पार करते हैं तो इसके बाद राजनांदगांव और कवर्धा जिलों को हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के, और ये बहुत ही सेफ पैसेज है नक्सलियों के मूवमेंट के लिए। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, दरअसल बस मैं यही आपसे कमेंट सुनना चाह रहा था कि क्या उनको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश उनके लिए एक पनाहगार या फिर पनाह स्थली साबित हो सकता है, जिसके चलते वो वहाँ से इस तरफ बड़ी आसानी के साथ मूव कर जाते हैं। बालाघाट अकेला नहीं, अनूपपुर भी है, मंडला भी है और शहडोल भी ऐसा ज़िला है जहाँ पर अब नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ने लगा है। मनीष साहब, आपका और निशांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और हमसे इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो दरअसल इंसान का हक है कि वो एक बेहतर और सुकून भरी ज़िंदगी जी सके, लेकिन कुछ राज्यों में जो नक्सल समस्या है, अब उसने इतना सिर उठा लिया है कि वो दूसरों के सिर काटने पर आमादा है। सरकारों को इस बारे में गंभीर विचार रखना चाहिए, मंथन करना चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। दरअसल एक बेहतर और सुकून भरी ज़िंदगी हर एक का अधिकार है। इस खास पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।